नमस्कार। कुंभ मेला जो न केवल हिंदुओं का बल्कि विश्व का सबसे भव्य, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा सोशल गैदरिंग वाला आयोजन है, जो न केवल अपने धार्मिक यात्राओं के लिए जाना जाता है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ के रिचुअल्स, ट्रेडिशन और कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसका आयोजन आज 2025 में बड़े भव्य तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में भारतीयों को इस महाकुंभ में आने के लिए सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को टैक्स देना पड़ता था। दरअसल ब्रिटिश टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने इस रिलीजियस गैदरिंग को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, जिसके कारण उन्होंने सभी भक्तों पे जो भी इस महाकुंभ के मेले में आते थे उन पर 1 रुपये का भारी भरकम टैक्स इम्पोज कर दिया। और यह टैक्स कितना भारी भरकम था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 19वीं सदी में उस वक्त कुल भारतीय जनसंख्या का 10% लोग भी डबल डिजिट में उनका इनकम नहीं था, यानी 10% भारतीय लोग 10 रुपये प्रति महीना का इनकम नहीं होता था। तो ऐसे में 1 रुपये का टैक्स इस महाकुंभ में आने का खर्च कितना भारी था, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। और इस कुंभ टैक्स का जिक्र कई सारे ट्रैवलर ने अपने बुक्स में किए हैं। इसी तरह यूके के रहने वाले फैनी पर्क्स ने भी अपने बुक बेगम एंड व्हाइट मैन में भी क्रमवार तरीके से इस कुंभ टैक्स का जिक्र किया है। इसी तरह बार्बर यानी नाई जो उस महाकुंभ में आते थे उन पे 4 रुपये का टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि उस वक्त महाकुंभ में कई लोगों की अपनी धार्मिक मान्यता थी जो आके उस कुंभ मेले में अपना मुंडन कराते थे, जिससे नाई को एक बहुत बड़ी आमदनी होती थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन पर 4 रुपये का टैक्स लगाया। इसी तरह दर्जी पे 8 रुपये का टैक्स लगाया और अन्य व्यवसायों पे भी इसी तरह का टैक्स इम्पोज करके अपना खजाना भरने का काम किया। इसके अलावा जहां अंग्रेजों ने एक तरफ कुंभ पे टैक्स लगा के भारी मात्रा में टैक्स कलेक्शन किया, वहीं दूसरी तरफ कुंभ मेले में क्रिश्चियन मिशनरियों को भेजकर धन, बल एवं प्रलोभन के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया। हालांकि अंग्रेज इस महाकुंभ को टैक्स कलेक्शन के माध्यम से अपने इनकम का जरिया बना लिए थे, क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने का एक समारोह बना लिया था। 1942 के महाकुंभ से अंग्रेज डर भी गए थे। दरअसल 1942 के दौरान ही देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था। तो ऐसे में अंग्रेजों को ये डर था कि जब विश्व के सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होगी तो कहीं देश में विद्रोह ना हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए अंग्रेजों ने सभी भक्तों एवं श्रद्धालुओं को कुंभ में आने से रोक लगा दिया था। हालांकि वक्त बदला, 5 साल बाद देश को स्वतंत्रता मिली और जब 12 साल बाद यानी 1942 के बाद 1954 में स्वतंत्र भारत में पहली बार महाकुंभ लगा तो उसकी दिव्यता भव्यता अलग थी। आप आगे इस वीडियो में 1954 का महाकुंभ कैसा था उसका आनंद लीजिए। मेला शुरू होने के कई महीने पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थी। उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाने के लिए बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन की सतह ठीक की गई। गंगा जी ने अपना किनारा 15 से 30 फुट गहरा काट दिया था, जिसके कारण यहां स्नान करना असंभव था। बुलडोजरों ने इन किनारों को सपाट बनाया, जिससे तीर्थयात्री यहां सकुशल स्नान कर सके। जिस काम को 1000 आदमी 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते थे, उसी को 6 बुलडोजरों ने 15 दिन में पूरा कर दिखाया। फौजी इंजीनियरों ने सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाने में बड़ी मदद की। इससे रेलों के आने जाने के समय भीड़ सड़कों पर कभी न रुकी, बल्कि लगातार त्रिवेणी की ओर बढ़ती रही। जगह की कमी के कारण ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम गंगा के पूर्वी तट पर झूसी की ओर किया गया। वहां से शेष मेले तक आने के लिए भारतीय सैनिकों और उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पीपों के 6 पुल बनाए। कुंभ मेले के इतिहास में ये पहला मौका था जबकि यहाँ बिजली लगी। 1000 बिजली के खंभे लगाए गए, जिनके लिए 160 मील से अधिक लंबी तार लाइन इस्तेमाल हुई।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यह सफाई का बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया। चारों तरफ मशीनों से लगभग 250 मन DDT का भारी छिड़काव किया, जिसके कारण मेले में मच्छरों व मक्खियों का नामो निशान बाकी न रहा। मेले के आरंभ से ही सरकार ने हैजे के टीके लगवाने का प्रबंध किया। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे मेला क्षेत्र में आने से पहले टीके लगवा लें। कदाचित इसी व्यवस्था के कारण मेले के मौके पर कोई भी रोग नहीं फैला। इतनी भारी भीड़ भाड़ के मौके पर आमतौर से दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस गाड़ियों से घायल और बीमार यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया। 9 अस्थायी अस्पताल देरों में खोले गए, जिनमें 228 रोगियों को रखने का इंतजाम था। गरीब रोगियों को खाना मुफ्त में दिया गया। राशनिंग विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए आटा, शक्कर, मिट्टी का तेल और अन्य जरूरी सामान का भारी स्टॉक जमा किया, जिससे इन चीजों की कीमतें न बढ़ पाई। इसी प्रबंध के कारण हर व्यक्ति को सस्ते मूल्य पर अपनी इच्छा का खाना मिल सका। सेवा समिति, अग्रवाल समिति और भारत स्काउट एंड गाइड स्वयंसेवक संस्थाओं ने यात्रियों के मार्गदर्शन, उनकी सुरक्षा और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पुलिस यात्रियों को परेशानी का सामना किया। आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते पुलों को भी देखा। ये अखाड़ा जो ऐसे ही एक पुल को पार कर रहा है, पुल की मजबूती का सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मेले के इंतजाम का निरीक्षण किया। वे सड़कों पर घूमे और पुलों पर भी गए। अन्य स्थानों को भी देखा भाला। भारत के अन्य लाखों व्यक्तियों की भांति हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। इस दिन अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा था। हर घाट पर लोगों की भीड़ स्नान कर रही थी। उसमें नया जोश था और नई उम्मीदें थीं। ये दृश्य जाहिर कर रहा था कि इस भीड़ की महान रचनात्मक शक्ति के कारण देश का भविष्य उज्जवल है। उसकी इसी शक्ति के कारण हमारी उन्नति के बड़े से बड़े कार्य अवश्य सफल होंगे। जिस स्थान पर मनुष्य और देवताओं ने यज्ञ किए और भविष्य का संकल्प किया, उसी स्थान पर इन नर नारियों ने आज भारत को फिर से बलवान और सुखी बनाने की प्रतिज्ञा की और भारत की स्वतंत्रता को अमर रखने के लिए अपने शरीर में एक नए प्राण को जन्म दिया।